गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमारा है आईएमएफ, जो हम इंटरनेशनल अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ रहे थे, यूनिट्स के बारे में कि कौन कौन सी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इकोनॉमिक डिप्रेशन के बारे में सोचती हैं, इकोनॉमिक इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में सोचती हैं। तो आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि वो आज का टॉपिक है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट में आईएमएफ भी बोलते हैं। और आईएमएफ का जैसे कल हमने पढ़ा था, यस कौन आया है, अपना जो वॉल्यूम है उसे म्यूट कर दीजिए। यस, अब पढ़ते हैं कि व्हाट इज एमएफ, आईएमएफ। आईएमएफ क्या है? आईएमएफ को हम शॉर्ट फॉर्म इसकी है, ये इसका को हम कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये जैसा कि आप जानते हैं ब्रेटन वुड्स में कॉन्फ्रेंस में इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1944 में। इसके बारे में एग्रीमेंट के बारे में बातचीत हुई और इसको इस्टेब्लिश कब किया गया? 27 दिसंबर 1945 में। यानी कि आपने जो कल पढ़ा था कि जो ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के बारे में, उससे पहले ही ये आपकी आईएमएफ और आपका वर्ल्ड बैंक इस्टेब्लिश कर दिया गया था। The IMF was originally laid out a part of the Bretton Woods Systems Exchange Agreement in 1944। जो ब्रेटन वुड्स की कॉन्फ्रेंस रखी गई 1944 में, उसमें IMF के बारे में डिस्कस किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। जबकि इकोनॉमिक सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसमें बहुत ज्यादा ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा था, कंट्रीज में आपस में डिस्प्यूट्स बहुत थे। तो उसके बाद ही ये सोचा गया कि जो डिप्रेशन से उबरने के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों की ही हमने एक गवर्नमेंट ने एक जो आपका एक संस्था है उसकी, ठीक है। आईएमएफ के बारे में पढ़ रहे थे। आईएमएफ जिसका जैसा कि हम जानते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, क्योंकि मैं दोबारा से इसलिए रिवाइज कर रही हूँ कि काफी लोग अभी जुड़े हैं इसमें। तो स्टार्ट करते हैं, देख लो एक बार। नो कम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ब्रेटन वुड्स सिस्टम के अकॉर्डिंग जब कॉन्फ्रेंस हुई तो उसी में ही एग्रीमेंट किया गया और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों कोई ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। इनका मेन काम क्या था कि जो वीकर सेक्शंस हैं, जो आपके वीकर नेशन है, डेवलपिंग नेशन है, जो परेशानी, इकोनॉमिक डिप्रेशन से ज्यादा परेशानी से जूझ रहे हैं, तो उनको मॉनेटरी फंड को प्रदान करना, मॉनेटरी फंड उन्हें देना। एंड डिप्रेशन के समय में कंट्रीज शार्पली रेज द जो बैरियर्स थे वो भी बहुत ज्यादा हो रहे थे, क्योंकि जो अच्छी कंपनी, रिच कंपनीज थी, वो अपनी मनमानी कर रही थी। तो ऐसे समय में आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने का सहारा लिया गया। तो पर्पस क्या था कि प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, जो मॉनेटरी कॉपरेशन है उनको प्रमोट करना। एंड देन मेंबर्स में जब ये 27 दिसंबर 1945 में जब इस्टेब्लिश की गई आईएमएफ, तो उसमें ऐसे एट दैट टाइम 40 कंट्रीज थे, लेकिन इस टाइम जो है 189 कंट्रीज हैं आईएमएफ से जुड़े हुए। एंड हेडक्वार्टर इसका, आईएमएफ का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एंड वर्क ये आपको इसलिए शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है क्योंकि सभी आप लोग के एग्जाम के जो 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आप इसको अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मेशन 27 दिसंबर 1945 में हुई थी एंड हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। एंड इसका काम क्या है, मेन काम क्या है? वैसे तो ये डिस्प्यूट सेटल करता है, बीओपी सेटल करता है, लेकिन मेन काम क्या है? शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइडिंग कराना। एंड फंडिंग मेंबर्स जो है, फंडिंग मेंबर्स को मैं आगे डिस्कस करूंगी कि फंडिंग मेंबर क्यों लिखा है। एक होते हैं सिग्नेटरी मेंबर, 189 कंट्रीज हैं जिन्होंने सिग्नेचर किया, आईएमएफ से जुड़े हुए हैं। लेकिन फंडिंग मेंबर्स वो होते हैं क्योंकि इन्होंने, आईएमएफ एक कोटा निर्धारित कर देता है और उस कोटे को एक इसमें आईएमएफ के देना पड़ता है, उसको पैसे, उतनी करेंसी देनी पड़ती है। तो वो कोटा, और जरूरी नहीं है कि सभी दें, क्योंकि वीकर जो कंट्रीज हैं उनको देने, वो उनके लिए वो कम देंगी और उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ये कोटा, जितनी डेवलप्ड कंट्रीज होंगी उनका ज्यादा कोटा होगा। तो इस हिसाब से ये कंट्रीज अपने जो है आईएमएफ को जो कोटा है अपने करेंसी का वो देती है। तो उसमें जो फंडिंग मेंबर्स है उसको ही हम फंड कहेंगे, और फंडिंग इसी से ही जो है आईएमएफ लोन प्रदान करता है जो वीकर कंट्रीज होती हैं।
तो उसमें फंडिंग मेंबर्स कितने हैं हमारे 181 जिन्होंने कोटा देते हैं, यानी कि जो राशि जो अपने आईएमएफ को प्रदान करते हैं। इसका जो फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि ये जिन पूरा एक तरह से अकाउंट्स मेंटेन करता है कि किस नेशन को पैसा दिया गया है, किसने कितना लौटा दिया गया है, तो ये सारी चीजें किस करेंसी में दिया गया है, और ये सारे जो नेशंस हैं उनका सारा अकाउंट बना करके रखता है। तो ये सारा जो अकाउंट है वो कहाँ, इनके जो फाइनेंशियल ईयर है आईएमएफ का वो कब चलता है, 1 मई टू 30 अप्रैल। IMF is regarded as the guardian to good conduct। इसको हम कह सकते हैं कि IMF को हम as a guardian to good conduct in a area of BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट, जिसका आप जानते ही हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में यानी पेमेंट करने के लिए अगर बैलेंस इक्वल नहीं है, यानी कि अगर करेंसी किसी कंट्री की करेंसी कम है और वो बैलेंस उसको पेमेंट किसी कंट्री को पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वो IMF से लोन लेता है। तो ऐसे समय में जिसका BOP बहुत ज्यादा एक तरह से वीक हो रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए गार्जियन का काम IMF करता है। तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट 1944 में इसका डिस्कशन हुआ। 189 कंट्रीज हैं एट दैट टाइम, और जो आपकी 150 जो है नेशनलिटीज रिप्रेजेंटिंग स्टाफ हैं, जो स्टाफ जो नेशनलिटीज को प्रेजेंट करते हैं। 24 जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंटिंग 189 मेंबर्स कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इसका $1 ट्रिलियन जो $1 ट्रिलियन जो आपका इसका जो वो है अमाउंट है, टोटल अमाउंट IMF का जो अब तक लोन देने के लिए वो रखा उसने, वो इसका क्या है $1 ट्रिलियन। एंड 36 जो करंट लैंडिंग अरेंज एग्रीमेंट्स हैं, जो लैंड करने की लैंडिंग किस तरीके से होगी, वो 36 लैंडिंग एग्रीमेंट है। 0% पर ये लोन मुहैया कराती है, 0% पर लोन देती है जो लो इनकम कंट्रीज हैं। एंड जो $303 मिलियन जो है फॉर हैंड्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल आपका है, पीयर लर्निंग है, इन सब असिस्टेंस के लिए ये $303 मिलियन को यूज कर चुकी है। तो ये आपका एक तरह से शॉर्ट इन नटशेल हम इसके फैक्ट्स को IMF के जान सकते हैं कि ये क्या है। अब आते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IMF क्या है, कि IMF क्यों रखी गई। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि टू प्रमोट द इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन, यानी सबसे बड़ा काम यही था मॉनेटरी फंड का, क्योंकि इसके नाम से ही आप देख रहे हैं कि मॉनेटरी फंड में सबसे बड़ा काम क्या है कि मॉनेटरी जो पॉलिसीज हैं, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी कॉपरेशन है, उसको प्रमोट करना। एक कंट्री का अगर जो वीक है उसको मॉनेटरी फंड मुहैया कराना, और किस कंट्री से, जो कंट्री डेवलप्ड है वो कंट्री से बात करके उसको उस करेंसी में देना। टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी ग्रोथ को बैलेंस्ड करना, यानी कि रिच एंड पुअर की जो खाई थी उसको खत्म करना, और जो वीकर सेक्शंस हैं डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक तरह से वो प्रदान करना, आपका मॉनेटरी जो फंड है उसको प्रदान करना। एंड टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना। एंड टू या can you repeat the second objective? Second, to facilitate the expansion and balanced growth of international trade। बैलेंस ग्रोथ मैंने यही कहा कि BOP के थ्रू ग्रोथ आपकी पता चलती है कितना कंट्री ग्रोथ कर रहा है। अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्वल नहीं होगा, बैलेंस्ड नहीं होगा, तो वो उतनी ही वीकर सेक्शन मानी जाएगी। तो जो वीक कंट्रीज होते हैं, जो अपने दूसरी कंट्रीज की जो क्या कहते हैं पेमेंट को नहीं चुका पाते हैं, तो उसके लिए वो IMF से रिक्वेस्ट करते हैं और उनसे लोन लेते हैं। तो IMF ऐसे वीकर कंट्रीज को, जो वीक कंट्रीज हैं, उनको लोन प्रदान करता है। तो इसीलिए जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो वीक कंट्रीज हैं उनको लोन देना, उनको मॉनेटरी उनको हेल्प करना, असिस्टेंसी देना। एंड टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज होते हैं, सबके यहाँ पर जो कोटा है निर्धारित किए हुए हैं, और सबकी जो इन्होंने राशि है, अमाउंट है, वो एक तरह से फिक्स किया हुआ है। वो सारी कंट्री
कंट्रीज की इस तरह से उनके पास करेंसी मॉनेटरी फंड के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास रहती है। तो इससे एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी को भी मेंटेन करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। To make its resources available to its member who are experiencing BOP problems। मैं बार कह रही हूँ क्योंकि मेन फोकस इसका यही था कि जो BOP की प्रॉब्लम को एक्सपीरियंस कर रहे हैं यानी फेस कर रहे हैं उनको ऐसे रिसोर्सेज सारे अवेलेबल कराना उन मेंबर्स को, जिससे वो BOP की जो डिफिकल्टीज हैं उनको फेस ना करें यानी उनसे छुटकारा पा सकें। एंड टू एस्टैब्लिश अ मल्टीलेटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट। मल्टीलेटरल ऑफ पेमेंट सिस्टम यानी कि उन्होंने इस ऐसा एक अभी आगे पढ़ाऊंगी SDR यानी कि एक IMF ने एक ऐसा एक अकाउंट खोल लिया SDR जिसे कहते हैं स्पेशल ड्राइंग राइट्स। उसके द्वारा उसने मल्टीलेटरल सिस्टम पेमेंट्स को की सुविधा प्रदान करी, यानी कि वो किसी तरीके से भी जो अपना पेमेंट है जो वीक नेशंस हैं वो कर सकते हैं। तो इस तरीके की फैसिलिटी भी उसने करी। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स IMF का मेन फोकस क्या था, इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन और आपके इंटरनेशनल ट्रेड के जो ग्रोथ है उसको बैलेंस्ड करना, एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को बनाना, BOP एक्सपीरियंस जो डिफिकल्टीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं उनको उससे छुटकारा दिलाना, और आपका मल्टीलेटरल सिस्टम पेमेंट्स को एस्टैब्लिश करना। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन। इसको इन नटशेल हम देख लेते हैं क्योंकि इसकी डिटेल में जाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको पता होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, IMF कैसे काम करती है। तो IMF में 3 बॉडीज होती हैं। सबसे ऊपर क्या है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जो कि हमारी IMF वर्ल्ड बैंक इन दोनों के ही ये सेम रहते हैं, और यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं के ही जो मेंबर्स हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में आते हैं, वही मेंबर्स बन सकते हैं। एंड क्या है, एग्जीक्यूटिव, सेकंड है एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, एंड थर्ड है आपका मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स जिसे कहेंगे वो है। आज के जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF हैं वो क्रिस्टेलिना जियोर्जिवा है, और चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF हैं वो हैं गीता गोपीनाथ, जो कि इसमें सीएम केरला की इकोनॉमिक्स एडवाइजर भी लास्ट ईयर थी। ये हाल ही में ये गीता गोपीनाथ अभी 2019 में ही ये चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ IMF बनी है। तो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट के बाद हम ये देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ IMF, बहुत कुछ जो ऑब्जेक्टिव से ही क्लियर हो जाता है कि क्या जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं, और उसी के अकॉर्डिंग ही वो IMF काम करती है। तो यहाँ पर मेन आपने देखा मैंने यहाँ पे SDR एंड पैगिंग करेंसी लिखा हुआ है। SDR मेन इसने क्या काम किया था कि एक स्पेशल ड्राइंग अकाउंट खोला था, और दूसरा इसने क्या था, पैगिंग करेंसी। पैगिंग करेंसी क्या मतलब क्या होता है कि एक तरह से एक ऐसी करेंसी जो कंट्रोलिंग ऑफ द कंट्रीज करेंसी रेट्स, जो करेंसी रेट्स के को कंट्रोल करती है बाय टाइंग इट द अनदर कंट्रीज को, मतलब जो अनदर कंट्रीज हैं, तो दूसरी करेंसी है, अनदर कंट्रीज की करेंसी है, उनको टाई करके, क्योंकि इसके पास डिफरेंट कंट्रीज का जितनी भी कंट्रीज मेंबर हैं इनकी सबकी करेंसी को इसने एक एज अ कोटा अपने पास रखती है। तो इसके द्वारा भी वो एक तरह से उनको भी कंट्रोल करती, करेंसी के एक्सचेंज रेट में इसका बहुत ज्यादा रोल होता है। तो फर्स्ट वन इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज स्टेबिलिटी। IMF थ्रू pegging currency, through arranging the pegging currency, it maintains the exchange stability. And the second is eliminating BOP disequilibrium, यानी ये मैंने कई पहले भी करा है कि आपका किसके थ्रू करती है, SDR के थ्रू। यानी ये एक जो इसका मेन मकसद ही क्या था, BOP के डिसइक्विलिब्रियम को एलिमिनेट करना, और वो किसके द्वारा करती है, क्योंकि वो एक रिक्वेस्ट मांगती है जो वीक नेशंस हैं, जो भी पेमेंट को नहीं कर पा रहे हैं अदर कंट्रीज के, उनके पास करेंसी नहीं है उसकी कंट्री की, तो वो क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं IMF से, और IMF उन कंट्रीज को जिनकी करेंसी चाहिए होती है, उनका डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनसे वो उनके कोटे में से उसको प्रोवाइड करा देती है। तो इस तरह से एक्सचेंज रेट भी मेंटेन रहता है और BOP भी खत्म हो जाता है।
अ फ्रेंड इन नीड, इसका मेन फंक्शन ये भी है कि अब इसी से ही समझ में आ जाता है, क्योंकि ये बार-बार आईएमएफ किसको फोकस करती है, जो परेशान या जो डिफिकल्टीज को फेस कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी ट्रेड से रिलेटेड है या आपके बीओपी से रिलेटेड है, आपके ग्रोथ से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से रिलेटेड है, ये हर तरीके की डिफिकल्टीज को फेस करने वाले कंट्रीज को एक तरह से सारी जो फैसिलिटीज हैं उसमें उन्हें वो प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए ये कहा जा सकता है कि आईएमएफ इज अ फ्रेंड इन नीड। सो स्टेबलाइज इकोनॉमीज, स्टेबलाइज इकोनॉमी जब ये सारे बीओपी भी स्टेब्लिश रहेगा, मतलब बैलेंस्ड रहेगा हमारा पेमेंट, और आपके एक्सचेंज रेट भी स्टेबल रहेगा, तो स्टेबलाइज यानी कि इकोनॉमीज भी स्टेबलाइज करने के लिए इसके लिए क्या करती है, वो समय समय पर बीओपी को तो मेंटेन कराती है, लेकिन असिस्टेंसी भी देती है टेक्नोलॉजिकल। मैंने यहाँ पे 3 वो लिखे हुए हैं, देखिए, सर्विलेंस लाइक अ डॉक्टर, यानी कि वो एक तरह से वो काम करती है लाइक अ डॉक्टर भी, यानी कि उसको असिस्टेंस, जो इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हैं उनकी असिस्टेंस को गैदर करना और उसे प्रोवाइड कराना। और दूसरा वो क्या काम करती है कि टेक्निकल असिस्टेंस, वो टेक्निकल एसेट्स को भी प्रदान करती है। जैसे हम इसको लेंगे कि लाइक अ टीचर, यानी कि एक लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ टीचर एंड लाइक अ बैंकर, 3 तरीके से वो काम करती है। क्या करती है सर्विलेंस में, लाइक अ डॉक्टर यानी कि गैदरिंग डेटा एंड असिस्टिंग इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज, जो इकोनॉमिक पॉलिसी हैं कंट्रीज की उनको एसेस करना और उनको उनके डेटा गैदर करके जहां पर जो कमजोरी है उसको मॉनेटरी तरीके से मनी एक तरह से प्रोवाइड करा के उनको ओवरकम करना। नेक्स्ट है आपका टेक्निकल असिस्टेंस, जैसे लाइक अ टीचर काम करती है, यानी कि उनको इंस्टीट्यूशनल जो कैपेसिटी है उनकी, उसको स्किल्ड एंड इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी को इंक्रीज करती है, उनको ह्यूमन स्किल्स प्रदान करती है, स्ट्रेंथ करती है, ट्रेनिंग वगैरह उनको देती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस, आपने देखा कि बार बार वो मॉनेटरी फंड ही नाम ही है उसका, तो लैंडिंग टू कंट्रीज ऑफ द टू द सपोर्ट रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंसी का भी काम करती है। इस तरीके से लाइक अ डॉक्टर, लाइक अ टीचर, लाइक अ बैंकर, 3 मेन जो फंक्शंस हैं आईएमएफ के वो है। तो एक्सचेंज स्टेबिलिटी आ गया, स्टेबलाइज इकोनॉमीज आ गया, क्रेडिट फैसिलिटी यानी कि लोन, जो वीकर सेक्शन है उनको जो है लोन प्रोवाइड कराना, उनको क्रेडिट फैसिलिटी देना, ये आईएमएफ के काम है। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, लिक्विडिटी को भी मेंटेन करती है, ये भी एक बहुत बड़ा काम है आईएमएफ का, क्योंकि जिनके पास पैसा नहीं होता उसके पास ऑलरेडी कोटा है और वो सभी करेंसीज को अपने पास एक मेंटेन करके चल रही है। तो इस तरीके से वो कोटा को भी, कोटे के सहारे यानी कि उस राशि के जो उसके पास एक तरह से एज अ फंड रखी गई है, तो उससे वो मेंटेनिंग क्रेडिट फैसिलिटी के साथ साथ मेंटेनेंस ऑफ द लिक्विडिटी को भी मेंटेन करती है। और डिमांड एंड सप्लाई तो ऑटोमेटिकली करेंसीज की हो ही जाएगी, क्योंकि जिसके पास जो डिमांड कर रहा है और जिनके पास जिनकी करेंसी, जो डेवलप्ड कंट्रीज है जिनकी करेंसी सबसे ज्यादा उसके पास है रखी हुई एसडीआर में फंड के रूप में, तो वो उनका जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनसे वो बात करके उनको एक तरह से करेंसी प्रोवाइड करा देती है, और इस तरह से जो डिमांड एंड सप्लाई है वो बैलेंस हो जाती है। टेक्निकल असिस्टेंसी मैंने यहाँ पे भी बताया था, टेक्निकल असिस्टेंसी कैसे देती है, स्किल्ड ह्यूमन जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रोवाइड करा करके, और जो अगर किसी नेशन को ये चाहिए कि हाँ वहाँ पर किसी तरीके का अलग सा कुछ ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम कराना है, तो उसके लिए भी वो मॉनेटरी फंड उन्हें प्रोवाइड कराती है। तो इस तरीके से यानी कि जो हम ये भी बता देते हैं कि एसडीआर का आप लिख लीजिए, एसडीआर है क्या, एसडीआर जो है एक तरह से स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं, इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट्स ऑफ 5 करेंसी। जो एसडीआर है वो मेन 5 करेंसीज जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनसे मिलकर के बना हुआ है। ये जो 5 कंट्रीज है वो पहले ये 4 कंट्रीज थे जो कि जब ये बना था, तो और अब तक जो 2016 तक ये 4 कंट्रीज थे जिनकी जो राशि है यानी कि जिनके पैसे जो हैं वो इसमें एसडीआर में करेंसी से मिलकर के, इनकी करेंसी में आपको मतलब कोई भी कंट्रीज है वो इसमें पैसा दे सकता है। तो कोटा जो है एसडीआर का वो कौन कौन सी 5 कंट्रीज से मिलकर के बना है, यूएस डॉलर, जापानीज येन,
यूरो, ब्रिटिश पाउंड, चाइनीज, जो आपका ये 4 हमारे हैं, यूएस डॉलर, जापानीज येन, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, ये 4 से मिलकर बना था। लेकिन 2016 अक्टूबर 2016 में एक और चाइनीज रिबलेंड जो आपकी एक करेंसी है वो भी इसमें जुड़ गई। तो इस तरह से SDR इज डिटरमाइंड बाय द बास्केट्स ऑफ 5 करेंसी, उसको हम बास्केट्स ऑफ 5 करेंसी भी कहते हैं। एंड द अनदर नेम ऑफ द IMF इज क्या है, IMF का अनदर नेम वो द फंड, फंड के नाम से भी हम इसको, द फंड एक इसका एक टाइटल है, उसके नाम से भी हम IMF को जानते हैं। तो ये फंक्शंस मेन थे आपके, यही आप इससे 3 से भी आप इसको लर्न कर सकते हैं। अब आता है कि अचीवमेंट क्या रहे IMF के, अब तक क्या अचीवमेंट रहे। तो सबसे बड़ी चीज क्या थी, इंक्रीज इन मेंबरशिप, यानी कि मेंबरशिप में इसको इंक्रीज, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसकी जो IMF जब स्टार्ट किया गया था तो 40 मेंबर्स से स्टार्ट हुआ था एक तरह से, लेकिन आज की डेट में जो इसकी बढ़ के 189 कंट्रीज IMF के मेंबर हैं। फंड लिक्विडिटी एंड बोरोइंग्स, जो फंड लिक्विडिटी भी है, क्योंकि फंड लिक्विडिटी अचीवमेंट में क्यों है, इसके अचीवमेंट में क्यों गिनाई जाती है, क्योंकि इसने एक फंड SDR के नाम से, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स एक अकाउंट इसने खोला और उसी के द्वारा वो लिक्विडिटी और बोरिंग्स को एक तरह से मैनेज करती है। स्टैंड बाय एक्सटेंडेड अरेंजमेंट, जो हमेशा अचीवमेंट क्या है कि कभी भी स्टैंड बाय में उसके पास हमेशा पैसा रहता है, और एक्सटेंडेड अरेंजमेंट जो भी अगर उसे और भी ज्यादा जरूरत पड़ती है किसी कंट्री को देने के लिए उसकी करेंसी में, तो उसका एक्सटेंडेड अरेंजमेंट भी उसके पास रहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि आप उसके पास जो स्ट्रक्चरल का भी यहाँ से हम यही लेंगे कि जो SDR है या कोटा है या कोटा की राशनिंग है, इन सबको भी वो मैनेज करती है। तो ये अचीवमेंट IMF का माना जाएगा। सदस्यों की वित्तीय सुविधा में वृद्धि जिसे कहेंगे हम, इंक्रीज इन फाइनेंशियल सपोर्ट, यानी कि धीरे धीरे जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसमें भी वो काम करती है। अचीवमेंट है IMF का सबसे बड़ा, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों ही एक साथ ही स्टैब्लिश की गई थी, लेकिन IMF का अभी हम जब डिफरेंशिएट करेंगे दोनों को तो और अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि IMF क्या है कि ये वीक कंट्रीज को की ग्रोथ के लिए काम करता है। यानी वीक कंट्रीज को अगर कुछ डिफिकल्टीज अगर वो BOP में फेस कर रही हैं या ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से फेस कर रही हैं, तो उनको वो मॉनेटरी फंड प्रोवाइड कराता है। बट जो वर्ल्ड बैंक है वो ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कराता है। तो यहाँ पर जो, और IMF का मेन काम क्या है कि वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो एक तरह से अभी किसी काम के लिए लिया और उसके बाद उसको वो कंट्री, अगर मान लीजिए 1 करोड़ जो एक तरह से 1000 करोड़ का लोन लिया है सपोज, और उसमें से सिर्फ 800 करोड़ ही यूज होते हैं, तो उसमें जो है 200 करोड़ वो एज इट इज वापस कर सकता है कोई भी कंट्री। तो इसलिए कहा जाता है कि ये एक तरह से इंस्टेंट फाइनेंशियल सपोर्ट प्रदान करता है। तो इंक्रीजिंग इन फाइनेंशियल सपोर्ट, असिस्टेंस इन वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम को भी इसने असिस्ट किया है, क्योंकि विदाउट मनी जो है वो कुछ काम नहीं हो सकता, और मनी के द्वारा ही जो जितने भी डिस्प्यूट्स थे, चाहे भले कितने भी एग्रीमेंट कर लिए जाए, कुछ भी कर लिया जाए, लेकिन उसके जब तक फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा तो काम नहीं हो सकता। तो इसीलिए ये जरूरी है कि जो IMF है उसने इस चीज को एक तरह से प्रूफ किया कि हाँ, असिस्टेंस इन वर्ल्ड ट्रेड, यानी वर्ल्ड ट्रेड सिस्टम को इसने असिस्ट किया और उसको ग्रोथ प्रदान करी। टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग ये तो देता ही है, हमने फंक्शन में पढ़ा, तो इसके ये अचीवमेंट को में भी हम इसको काउंट कर सकते हैं। अब आते हैं कि डिसएडवांटेजेस, यानी कि इतना काम करने के बाद भी इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, क्या कमियां हैं IMF की। तो रिच कंट्रीज क्लब, यानी कि यहाँ पर क्योंकि हम जो भी अगर कोटा देखा जाए, SDR देखा जाए, उनकी 5 बास्केट ऑफ कंट्रीज देखी जाए, तो उसमें भी सिर्फ 5 ही रिच डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो मेजॉरिटी जिनकी होती है, जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, उनकी ही रूल्स रेगुलेशंस ज्यादा हावी हो जाते हैं। तो इसलिए जो IMF था, इससे थोड़ा बहुत कुछ इससे इफेक्ट होता है।
नेक्स्ट है लैक ऑफ लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी, क्योंकि यहाँ पर मैंने बताया था जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपकी इस्टेब्लिश की गई थी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। जो आईएमएफ का काम था वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड कराना था, एंड वर्ल्ड बैंक जो है वो आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट फैसिलिटी देता है। लेकिन आईएमएफ का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, बीओपी मेंटेन करना, एंड देन जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी ग्रोथ को देखना, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर दिस पर्पस इसको प्रोवाइड कराना। तो जो लॉन्ग टर्म में अगर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या आपके ट्रेड के ग्रोथ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो ये चीजें लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म की फैसिलिटी से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है, इसलिए लॉन्ग टर्म की जरूरत होती है। तो आईएमएफ क्योंकि इस चीज में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द फंड टू प्रोवाइड, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी रहती है क्योंकि रिच का बोलबाला रहता है, रिच कंट्रीज का, और रिच कंट्री और उन्हीं की जो सोच है यानी मेंटल वो है, एक तरह से थॉट्स हैं वो इस पर हावी हो जाते हैं। तो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी ऑफ द फंड टू प्रोवाइड यहाँ पर थोड़ी सी देखी जाती है। एंड फेल टू रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस, यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आई थी, तभी गैट को लिया गया था, क्योंकि ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस जो थी वो हर व्यक्ति अपनी मनमानी चलाता था, सब्सिडीज है, कोटाज है, इन अपने हिसाब से चलाता, तभी गैट को लाया गया था। तो यहाँ पर जो आईएमएफ था वो इस चीज को, ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने के लिए, क्योंकि इसके पास इस तरीके की अथॉरिटी नहीं थी कि वो ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस में जो पॉलिसीज है नेशंस की ट्रेड रिलेटेड उनके ऊपर कुछ कर सके, क्योंकि ये सिर्फ मॉनेटरी जो एरिया था उसी को ही वो लुक आफ्टर करता है। तो इसलिए यहाँ पर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करने में ये असफल रहा। नो सॉल्यूशन ऑफ लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं था, क्योंकि हो सकता था कि अगर किसी कंट्री को क्योंकि यहाँ पर 5 कंट्रीज उसके एसडीआर कोटा में थी, कोटा में है, और वो उन्हीं के अकॉर्डिंग ही क्रेडिट फैसिलिटी को प्रोवाइड करा सकता है। तो यहाँ पर लिक्विडिटी प्रॉब्लम इसलिए कभी कभी देखने को मिल जाती है कि हो सकता है कि उस करेंसी में वहां पर थोड़ा कम कोटा हो, तो और उस वजह से उनको जो कंट्री जितना चाह रही है उसे उस समय नहीं मिल पाए, या थोड़ा मतलब उसे प्रॉब्लम उसे फेस करनी पड़े। तो इस तरीके से जो लिक्विडिटी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कुछ भी यहाँ पर निकल के नहीं दिखाई देता। एंड दिस रिगार्ड टू इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको भी नहीं देखा गया, यानी कि सिर्फ मॉनेटरी फंड जो आईएमएफ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वो एक तरह से सिर्फ मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, इन्वायरमेंटल जो हैजार्ड्स क्रिएट हो जाते हैं या ट्रेड के अकॉर्डिंग ग्रोथ को देखते हुए ग्रोथ का दे दिया, लेकिन वो ये नहीं देखता कि इन्वायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स उससे फुलफिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो आईएमएफ के कई फायदे होते हुए भी इसने बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट अचीवमेंट किए भी इंटरनेशनल ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन तब भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसको ओवरकम करना जरूरी है, और अभी भी इसको ये देखने में आते हैं। आईएमएफ इंडिया, क्यों हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आईएमएफ क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, और आईएमएफ से इंडिया को क्या फायदा हुआ, या इंडिया क्या इससे क्या रिलेटेड है इंडिया का। तो फर्स्ट वन, इंडिया वाज वन ऑफ दोज 44 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस। जो ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडिया भी उस समय मौजूद था, इंडिया भी एक एज अ पार्टिसिपेंट था वहां पर, उसने भी पार्टिसिपेट किया था 44 कंट्रीज में, और ही इंडिया इज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दैट ऑल दीज कंट्रीज, यानी कि जो ब्रिटेन वुड्स की कॉन्फ्रेंस में उस समय मौजूद थी और मेंबर, इसीलिए वो इंडिया का फाउंडर मेंबर के तरह भी वो माना जाता है, मतलब उन फाउंडर मेंबर्स में इंडिया का भी स्थान है। तो आउट ऑफ 5 कंट्रीज हैविंग मैक्सिमम होल्डिंग, इंडिया वाज वन ऑफ देम, यानी कि जब उस समय जब आईएमएफ इस्टेब्लिश किया गया, उस फॉर्म में आया 27 दिसंबर 1945 में, तो उस समय क्या हुआ कि 5 कंट्रीज जो थी उनका, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि उन्हीं को ही एग्जीक्यूटिव मेंबर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में स्थान दिया जाता है जिनका कोटा सबसे ज्यादा होता है, जो जिनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा होती है, एक तरह से ये कहा जाए
तो यहाँ पर जो कंट्रीज थी, 5 कंट्रीज में ऐसी थी जिनकी होल्डिंग सबसे ज्यादा थी। उन 5 कंट्रीज में इंडिया भी था, तो इसलिए इंडिया की पहचान आईएमएफ से ज्यादा मानी जाती है। इंडिया गॉट परमानेंट मेंबरशिप इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ड्यू टू, यहाँ पर क्योंकि मैक्सिमम होल्डिंग द मैक्सिमम जो उस शेयर्स थे, मैक्सिमम होल्डिंग्स जो इंडिया के पास थी, ही वाज द वन ऑफ द 5 कंट्रीज, तो इसीलिए इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मिली। तो बट आफ्टर 1970 और भी देश आ गए, काफी देश बढ़ गए जिनकी होल्डिंग इंडिया से ज्यादा हो गई, तो फिर उसको वो इस चीज को मेंटेन नहीं कर पाया। बट इन 2017 इंडिया कोटा 13,114.4 मिलियन और एंड एसडीआर, यानी कि एसडीआर डॉलर में इतना 13,114 मिलियन डॉलर का कोटा इंडिया का था। लोन टाइम टू टाइम, कहते हैं कि वैसे तो कि इंडिया लोन नहीं लिया है, लेकिन टाइम टू टाइम ये जैसे जरूरत पड़ती है लोन लेकर के उसे चुका देता है। गॉट मेंबरशिप ऑफ आईबीआरडी, ये चीज बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि इंडिया जो है उसने जब आईएमएफ के उसमें साइन किया, क्योंकि ज्यादातर ये रूल बने हुए कि जो आईएमएफ के उस समय जब साइन के समय जो इंडिया जो आईएमएफ के साइन के समय यानी इस्टेब्लिशमेंट के समय जिन कंट्रीज ने साइन करे आईएमएफ में, वही जो कंट्रीज हैं वो वर्ल्ड बैंक के भी मेंबर माने जाते हैं। तो इसीलिए जो आईएमएफ में जब साइन करा तो ये वर्ल्ड बैंक का मेंबर भी ऑटोमेटिकली इसको उस वर्ल्ड बैंक की भी मेंबरशिप मिल गई। तो इंडिया जो है दोनों ही आईएमएफ का भी और वर्ल्ड बैंक का दोनों का ही वो फाउंडर मेंबर कंट्रीज में माना जाता है। इंटरनेशनल एक्सचेंज स्टैंडर्ड, इसको भी मेंटेन करके इंडिया ने इसे रखा है। एंड डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलिसीज ड्यू टू मेंबरशिप ऑफ आईएमएफ इज इन स्टार्टिंग, क्योंकि इंडिया का जो है इसमें रोल, इसमें आईएमएफ में स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा रोल रहा, क्योंकि वो इसका मेंबर था और ड्यू टू मेंबर वो वीकर सेक्शन यानी वीक नेशंस जो थे उनके हिसाब से वो पॉलिसीज में हस्तक्षेप कर सकता था, पॉलिसीज को बनाने में। तो इसमें भी उसने काफी कुछ सहयोग दिया, मतलब वीक कंट्रीज को। तो इंडिया का आईएमएफ से बहुत अच्छा, इसी तरीके से इंडिया जो है उसके लिए आईएमएफ और आईएमएफ के लिए इंडिया दोनों ही एक दूसरे के लिए जरूरी हैं। अगर हम देखते हैं कि क्या आईएमएफ से इंडिया को फायदा हुआ है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा कि आईएमएफ क्या है, आईएमएफ के फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन आईएमएफ है, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए।